Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel Excel Your Economics. Today's session we are going to revise the whole chapter what we have discussed in our previous lectures and all the videos. Before that we'll start the revision or recapitulation of the topic, that is Indian economy on the eve of independence. First of all, we'll go with what are the positive contribution made by Britishers. Yes, ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में हमें सपोर्ट करा कई चीजों में, कई चीजें उन्होंने ऐसी डेवलप करी जिसकी वजह से वी शुड थैंक ब्रिटिशर्स. बट वी ऑल नो द मोटिव बिहाइंड ऑफ ऑल सच डेवलपमेंट वाज जस्ट टू फुलफिल देयर होम कंट्री नीड. तो ब्रिटिशर्स को हमें थैंक यू बोलना चाहिए, बट वी नो कि जो भी डेवलपमेंट हुए वो उनके खुद के मोटिव की वजह से थे. तो वो क्या पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन थे जिसकी वजह से हम आज का जो बैकग्राउंड तैयार कर पाए हैं, जो आज का हम रिसोर्स तैयार कर पाए हैं, जो आज का हम सिविलाइजेशन जनरेट कर पाए हैं, उन सब के पीछे ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा हाथ है. तो उन्होंने ऐसा क्या किया हमारी कंट्री में, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स. इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. द फर्स्ट पॉइंट हियर इंडिकेट्स डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. जो मेरी लास्ट वीडियो आई है उसमें हमने ओवरऑल यही डिस्कस किया है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सपोर्ट डालकर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना पूरा पोटेंशियल डालकर हमारी कंट्री को एक एडवांस फैसिलिटीज प्रोवाइड करी. रोडवेज, रेलवेज, वी ऑल नो इससे पहले हमारे लिए बहुत टफ होता था बड़ी बड़ी जगहों पे जाने के लिए. हमें बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग के थ्रू ही कवर अप करनी पड़ती थी. बट रोडवेज और रेलवे के डेवलप होने से हमारे लिए कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल बैरियर्स टोटली खत्म हो गए. And that was a great contribution of Britishers. And we know that railway was introduced in 1850, and the first linkage bridge between Bombay to Thane was introduced in 1853. Right here. So second contribution made by Britishers, along with infrastructure, we all know the transportation was also developed in the kind of air and waterways, and also the communication, telegraph, postal services जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, उन सब की वजह से हम बहुत एडवांस हो गए. हमने चीजों को जाना, सीखा, और हमने हर जगह आज देखते हैं जो कम्युनिकेशन लेवल हमारा एक्चुअली बढ़ा है वो उस टाइम के इनोवेशन और इनिशिएटिव जो ब्रिटिशर्स ने लिया उसकी वजह से ही है. Right? Second contribution made by which has created a drastic change in our economy, that is banking and monetary system. Before the advent of Britishers के आने से पहले हमारी कंट्री बार्टर सिस्टम में बिलीव करती थी. बार्टर सिस्टम वी ऑल नो वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स. इससे रिलेटेड बार्टर सिस्टम अगर समझना है तो इससे रिलेटेड लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी. यू कैन इजीली वॉच इट ओवर देयर. तो बार्टर सिस्टम में जहां हम गुड्स के बदले गुड्स को ही एक्सचेंज करते थे, जहां डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होने की जरूरत होती थी, उस प्रॉब्लम को भी ब्रिटिशर्स ने खत्म किया. कैसे किया? बैंकिंग लेकर आए, मॉनेटरी लेकर आए, मनी लेकर आए. मनी कैसी? कॉइन्स का यूज करना सिखाया टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर कंट्री. एंड हाउ banking system was developed. If we have discussed earlier, that was already taught in my previous videos related to macroeconomics, the banking introduction. If you have not seen that video, I'll again share the link of that video also in my description box, जिसमें क्लियरली ये बात समझाई गई थी कि जो इंडिया में बैंकिंग स्टार्ट हुई वो 17th सेंचुरी, लेट ऑफ 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो चुकी थी. इंडिया की फर्स्ट बैंक जो आज भी एग्जिस्टेंस में है, यानी सोचो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी बट आज भी वो बैंक है. बट उस बैंक का आज जो नाम है, उस टाइम पे वो बैंक उस नाम से नहीं जानी जाती थी. तो कौन सी थी वो बैंक? यस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आज भी एग्जिस्टेंस में है वो सबसे पहले ओरिजिनेट हुई थी 1806 में. कब हुई थी ओरिजिनेट? 1806 में एज अ नेम ऑफ बैंक ऑफ कलकत्ता. क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कैपिटल सिटी थी वो क्या थी? कलकत्ता. पहले उसको हम कलकत्ता बोलते थे, आज कोलकाता बोलते हैं. तो कलकत्ता जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कैपिटल सिटी थी, वहीं पे उन्होंने पहली बैंक डाली हमारी कंट्री की. उससे पहले भी बैंक हुआ करती थी पर वो इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, वो सब डिसॉल्व हो गई, काम नहीं कर पाई. पर ब्रिटिशर्स ने जो 1806 में 1806 में जो पहली बैंक स्टैब्लिश करी, बैंक ऑफ कलकत्ता, जो 1809 में यानी कि उसके 3 साल बाद ही उस बैंक का नाम पड़ गया बैंक ऑफ बंगाल. राइट? और बैंक ऑफ बंगाल 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की सीरीज लॉन्च की गई, जिसमें बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे को कंबाइन किया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया इन द ईयर ऑफ
21 विच इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के टाइम पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया और फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1955 SBI नाम दे दिया गया। So this is how banking system was originated in the era of Britishers. And money, I told you, उन्होंने हमें पैसे का यूज करना सिखाया, कॉइन्स के बदले गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना भी ब्रिटिशर्स ने सिखाया। थर्ड पॉइंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। यस, इट वाज अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स। जो आज हम एक ऑफिस सेटअप और एक जो हम प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, फॉर्मल सेक्टर देखते हैं, वो सब हमारे कंट्री में पहले ही ब्रिटिशर्स ने इनिशिएट कर दिया था, इनोवेट कर दिया था। लोगों को रहने का तरीका सिखाया, लोगों को ऑफिस चलाना सिखाया, एक ग्रुप ऑफ टीम बनाना सिखाया जिसके साथ हम काम एक साथ कर सकते थे और बहुत अच्छा प्रोडक्शन क्रिएट कर सकते थे। तो ये ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिसकी वजह से हम ये सीख पाए कि किस तरह से ऑफिस सेटअप होते हैं, किस तरह से एक हाई पोस्ट होती है, फिर उसके नीचे पोस्ट होती है और उसके साथ एक बड़ी टीम काम करती है, फिर हम ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं और एक अच्छा सेटअप तैयार कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें पता है विलियम बेंटिंग का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। वो कौन थे? ब्रिटिशर्स, राइट। तो एजुकेशन सिस्टम में कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग, इन सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इन सब ने एजुकेशन सेटअप को इंट्रोड्यूस किया, फीमेल एजुकेशन पे एम्फसाइज किया और धीरे धीरे हमारी कंट्री में जो बैकवर्ड ऑर्थोडॉक्सी थी उन सबको खत्म करके एक नया एरा लेकर के आए। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। वी ऑल नो that was for the motive of Britishers for their home country. But remember one thing, commercialization had boost our country to produce more. इस फेज ने हमें यह सिखाया कि हम अपनी जो आसपास रिसोर्सेज थे उसका बहुत मिनिमम यूज कर रहे थे, यानी जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसका मैक्सिमाइज यूज करना ब्रिटिशर्स ने सिखाया। हमें जबरदस्ती कमर्शलाइजेशन करवाए, कैश क्रॉप प्रोड्यूस करवाए, बट विद द कैश क्रॉप हम फूड क्रॉप्स के प्रोडक्शन में भी सफिशिएंट हुए, टेक्निक सीख गए। जिस तरह से हम कैश क्रॉप में प्रोडक्शन के लिए टेक्निक लगा रहे थे, उस सारी टेक्निक हमने फूड क्रॉप के प्रोडक्शन में भी सीखी और हम फूड प्रोडक्शन में भी सफिशिएंट होने लग गए। और 1947 के बाद अगर हम देखें तो हमारा पहला मोटिव भी यही था, फूड सिक्योरिटी, क्योंकि हमने वो सब सीख लिया था। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ने हमें एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बनाना सिखाया, एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाया, क्योंकि इससे पहले जो हमारे फार्मर्स थे वो उतना ही प्रोड्यूस करते थे जितना उनकी फैमिली के लिए जरूरी था। मींस सब्सिस्टेंस लेवल पे ही वो प्रोडक्शन करते थे, जितनी फैमिली उतना प्रोडक्शन। लेकिन कमर्शलाइजेशन ने उन्होंने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना सिखाया जिसको वो मार्केट में बेच के पैसा कमा सकते थे। मींस ओवरऑल इनकम जनरेट थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर उन्होंने सिखाया। तो कमर्शलाइजेशन का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। One more aspect we have forgotten here, that is check on famines. Britishers has taught us how to check on famines. यानी कि जो रेगुलरली फेमाइंस आया करती थी हमारी कंट्री में ड्यू टू दी प्रेशर मेड बाय द ब्रिटिशर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, उसकी वजह से सूखा बहुत पड़ने लग गया था। तो उन सब सिचुएशन में लोगों की मदद करना, रिसोर्सेज को, फूड सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, लाइक जैसे बंगाल में अगर फेमाइन आया है तो हमें उत्तर प्रदेश से सामान पहुंचाना है या तमिलनाडु से सामान पहुंचाना है, तो उन सब में रेलवे और रोडवेज ने बहुत सपोर्ट किया। तो रेगुलर चेक ऑन फेमाइंस में ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने सिखाया कि किस तरह से इस सिचुएशन में हम रेस्क्यू टीम तैयार कर सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो दीज आर दी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स। व्हाट आर दी हेडिंग्स? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सीखा, ट्रांसपोर्टेशन का एडवांसमेंट आज जो है उसका बेस क्या है? ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई सारी टेक्नोलॉजी, टेलीग्राफ, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग। बैंकिंग, मॉनेटरी, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, कमर्शलाइजेशन एंड चेक ऑन फेमाइंस। तो ये सारी कैटेगरी हम किस अंडर में डालते हैं? पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स, क्योंकि इस पे कई क्वेश्चंस बनते हैं, दैट विल डिस्कस ऑल्सो राइट हियर। नाउ वी आर मूविंग टू रिकैपिचुलेट द चैप्टर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। सो वी आर गोइंग टू रिकैपिचुलेट अ चैप्टर दैट इज ईडियट। हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा? ईडियट। सो हियर वी विल स्टार्ट विथ रिवीजन। अब पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन बताया। प्लासी के वॉर के बाद ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, उनका एडवेंट कब हुआ? जब प्लासी के वॉर में उन्होंने डिफीट किया मुस्लिम्स को। फिर हमारी कंट्री में धीरे धीरे 200 साल तक वो यहाँ पर रह के गए। अब उन्होंने सो हियर विल स्टार्ट how we have discussed this whole chapter in combination in the package। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया, we have already discussed किस तरह की फीचर्स थी हमारी इकोनॉमी की।
फीडर इकोनॉमी थी, फ्यूडलिस्टिक इकोनॉमी थी, जहाँ पे कैपिटलिज्म भी था, साथ साथ में जो टेन्योर और सॉइल टेलर्स और जमींदारी का जो रिलेशनशिप था, दोनों को एक्सिस्टेंस कर रहे थे। इस वजह से प्रोडक्टिविटी पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा था। फिर हमारी इकोनॉमी डिप्लीटेड थी, डिपेंडेंट थी, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, अगर डिप्लीटेड एक ग्रीन इकोनॉमी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉपर नहीं था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान करा गया। तो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट कम थी, इट वाज अबाउट 2% ओनली, और जो पर कैपिटा इनकम थी दैट वाज ओनली 0.5%। तो ओवरऑल जो दादा भाई नेहरू जी, विलियम दिगभाई, फिंडले शिराज, वी राव, इन सब ने, इन नोटेबल इकोनॉमिस्ट ने जो जो एस्टिमेट निकाले उनके बेसिस पे हमने इनको जज किया। तो हमारी इकोनॉमी ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। नाउ वी आर मूविंग विद द रिकैपिचुलेशन। तो इन इडियट सेक्शन वी हैव स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक दैट वाज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर मैंने पूरा चार्ट बना हुआ है, आप इसको इजीली लिख सकते हो, पूरे चैप्टर का ये रिवीजन है। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, पहले फटाफट से वीडियो को पॉज करके इस पूरे चैप्टर के इस रिवीजन को लिख लीजिए अलॉन्ग विद पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, तो नहीं लिख पाए तो वीडियो को पॉज करो, फटाफट से सारे एपिसोड्स, यानी कि हमारी इस पूरे सीरियल में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में ये सारे एपिसोड हमने डिस्कस किए। तो लेट्स स्टार्ट विद एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किए? लो प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, और पर हेक्टेयर लैंड प्रोडक्टिविटी कम थी, पर पर्सन प्रोडक्टिविटी कम थी, ओवरऑल प्रोडक्शन भी कम था। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कौन कौन सिस्टम चलते थे? जमींदारी सिस्टम, इसके साथ साथ महलवारी सिस्टम, रायतवारी सिस्टम, ये सारे सिस्टम इंडिया में काम करते थे। बट सबसे खराब सिस्टम जिसने हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल खत्म किया वो था जमींदारी सिस्टम, इन विच जमींदारी वो टारगेटिंग पुअर टिलर ऑफ द सॉइल, जो इनको बुरी तरह से वो ट्रीट करते थे, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, उनसे जबरदस्ती लगान लिया जाता था, रेंट सेटलमेंट सिस्टम रखा गया था। लगान मूवी हमने डिस्कस की थी इस कॉन्टेक्स्ट में। थर्ड पॉइंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर दैट वी हैव डिस्कस। जबरदस्ती फार्मर्स को फोर्स कमर्शियलाइजेशन किया जाता था, उन्हें जबरदस्ती कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करवाया जाता था इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, जिससे कि उनके लिए रॉ मटेरियल तैयार हो और वो अपनी कंट्री, होम कंट्री ब्रिटेन में एज अ रॉ मटेरियल उसको भेज सकें। फोर्थ, लैक ऑफ रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, दैट वाज ट्रू, क्योंकि सिर्फ उन पर एक ही फोकस किया गया था, कमर्शियलाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग फॉर गिविंग एनी ग्रोथ, एनी डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर विच वॉज रिक्वायर्ड, क्योंकि जबरदस्ती उनसे काम करवा करके, प्रोडक्टिविटी बढ़वा करके, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ना तो इरिगेशन फैसिलिटी सपोर्टेड थी, हम टोटली मानसून पे डिपेंडेंट थे, चाहे बारिश हो चाहे नहीं हो, जबरदस्ती रेंट लिया जाता था, तो सारा पैसा फार्मर्स का रेंट में चला जाता था और बचा कुचा वो अपनी फैमिली के सर्वाइवल में यूज करते थे। तो ओवरऑल उससे वो किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं कर पाए, रिसोर्सेज ना मिलने की वजह से, टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में ना लगने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पिछड़ा रह गया हमारी कंट्री में। फिर आए इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो हमने डिस्कस किया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करूं तो क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस किए? सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे किया? विद टू फोल्ड मोटिव, मेकिंग इंडिया एज अ फीडर इकोनॉमी एंड मेकिंग इंडिया एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओवरऑल इकोनॉमी को फीडर बनाने के लिए रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाया और स्प्रॉलिंग मार्केट क्रिएट करी, इंपोर्टर बना दिया हमें फिनिश गुड ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो गुड्स हमारे ही रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस हो रही थी, उन्हीं को एक नए पैकेट में डाल के हमें भेज दिया गया। तो हमें दोनों तरफ से धोखा दिया गया, दोनों तरफ से चीट किया गया। इंपोर्टर ऑफ देयर फिनिश गुड, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। तो सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, सिस्टमैटिक तरीके से इंडस्ट्रीज को रियून किया। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हमारी वर्ल्ड वाइड फेमस थी फॉर द बेस्ट क्वालिटी, फॉर द बेस्ट मैन क्राफ्टमैनशिप, इन सब के लिए जो हमारी कंट्री फेमस हुआ करती थी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए, हमारी क्राफ्टमैनशिप के लिए, हैंडमेड गुड्स के लिए, वर्ल्ड वाइड हमारी कंट्री एक प्लेटफॉर्म एंजॉय कर रही थी, जिसकी वजह से हमारी कंट्री का फॉरेन ट्रेड बहुत हाई लेवल पे था, बहुत फेमस था और हमारी इनकम सोर्स बहुत हाई थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमारी उसी इंडस्ट्री को खत्म किया धीरे धीरे। कैसे खत्म किया? हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी और हाई इन पे टैक्सेस लगा दिए, जिसकी वजह से इनमें काम करने वाले जो लोग थे, बिजनेसमैन थे, क्राफ्टमैन थे, वो ज्यादा लंबे समय तक इसके साथ सर्वाइव नहीं कर सके और धीरे धीरे ये इंडस्ट्रीज बंद होने लग गई और इसमें लगे हुए लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। और वही अनएम्प्लॉयड लोग कहाँ शिफ्ट हो गए? एग्रीकल्चर सेक्टर में। वही अनएम्प्लॉयड कहाँ पहुंच गए? एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रेशर ऑफ पर्सन ज्यादा बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी कम हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। डेफिनेटली, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन हो रहा था वो कहाँ जा रहा था?
ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ज्यादा उसको यूज कर रहा था, जिसकी वजह से हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है वो सेटअप नहीं हो पाई और जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में होना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं मिला। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड lack of capital good industry. Hardly any capital good industry was there, and we know what is capital good industry. The industry which produce the goods which can help in the further production, यानी कि टूल्स एंड मशीनरी। तो टूल्स मशीनरी टेक्निक प्रोडक्शन वाली कोई इंडस्ट्री उस टाइम पे हमारी कंट्री में नहीं थी, जो थोड़ी बहुत थी वो भी ब्रिटिशर्स के नाम पे ही चलती थी। नेक्स्ट इज फ्यू मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम पे हमारे पास शुगर मिल्स, कॉटन मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम पे शुगर थी, सीमेंट इंडस्ट्री थी, कॉटन इंडस्ट्री। सिर्फ यही 2-4 इंडस्ट्री थी जो मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम पे हमारी कंट्री में काम किया करती थी, इनके अलावा कोई मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं थी। नेक्स्ट इज लेस पब्लिक सेक्टर ऑपरेशन, राइट, क्योंकि ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर जो कमांड थी वो किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। लाइक आई टोल्ड यू, ब्रिटिशर्स आए ही हमारी ईस्टर्न जो एशियन कंट्रीज थे उनमें वो घुसे ही इसलिए थे ताकि वो अपना कारोबार, अपना इंडस्ट्री पूरे ऑल ओवर एशियन कंट्री में फैला सके। वो एशिया पे कब्जा करने की मोटिव से आए थे और इसलिए उन्होंने सबसे पहले ट्रेड को ही निशाना बनाया। और जब ट्रेडिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे पहले रियून किया जाता है, क्योंकि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा था और हम वर्ल्ड वाइड फेमस थे। उस टारगेट को उन्होंने ध्यान में रखा और उसे ही खत्म करके अपने मोटिव की इंडस्ट्रीज डेवलप करी, इसलिए पब्लिक सेक्टर का रोल कम था, ज्यादा रोल ब्रिटिशर्स का था। मूविंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, हमने इसके बाद क्या डिस्कस किया था? फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को हमने 3 कैटेगरी में डिस्कस किया। एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड, दैट वी नो, किस तरह से उन्होंने हमारी कंट्री से हमारी गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया, यानी कैश क्रॉप को फोर्सली प्रोड्यूस करवा के, कमर्शलाइज करा के जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हुआ, प्राइमरी गुड, रॉ सिल्क, रॉ वूल एंड रॉ कॉटन, इन सब को वो कहाँ ले गए? अपनी कंट्री में। तो रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया। और क्या बनाया? इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। वही जो रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से प्रोड्यूस किया अपनी कंट्री में ले जा करके उसको फाइनल गुड में प्रोड्यूस किया और वापस हमारी कंट्री में भेज दिया, सेंड कर दिया, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड बना दिया हमें। नेक्स्ट इस फॉरेन ट्रेड में हमने डिस्कस किया था मोनोपोली कंट्रोल। लाइक आई टोल्ड यू, मोर देन 50% वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वॉज इन द डायरेक्शन ऑफ ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन ने मोर देन 50% ऑफ ट्रेड अपनी ही कंट्री के साथ कर रखा था। जो बचा हुआ हिस्सा था वो किसके साथ था? हमारा चाइना, पर्शिया, श्रीलंका और ईरान के साथ, राइट। तो थोड़ा बहुत ट्रेड जो हम दूसरी कंट्री के साथ करते थे, बट मोर देन 50% ट्रेड हमारा किसके साथ था? ब्रिटेन के साथ। तो हम क्या कह सकते हैं? मोनोपोली कंट्रोल था हमारे ट्रेड पर। कैसे किया? फ्री एक्सपोर्ट विद ब्रिटेन, फ्री इंपोर्ट विद ब्रिटेन। बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री, चाइना, ईरान और श्रीलंका के साथ सारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटीज हाई कर दी, जिसकी वजह से हमारे ट्रेड इन कंट्रीज के साथ कम हो गए, ब्रिटेन के साथ बढ़ गए, क्योंकि वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही फ्री थे विद ब्रिटेन। इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव इंट्रोड्यूस स्विस कैनाल, जिन्होंने इनके ट्रांसपोर्टेशन को, ट्रेडिंग को और एनहांस किया और ज्यादा हेल्प कर दी, जिससे सामान इजीली ब्रिटेन तक पहुंच जाए। फिर जो ओवरऑल हमने लास्ट में पढ़ा फॉरेन ट्रेड में, वो था ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। तो जो भी ट्रेड से एग्रीकल्चर से जो भी प्रोडक्शन होता था, जो भी इनकम जनरेट होती थी, वो सारी इनकम ब्रिटिशर्स अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए, अपनी मिलिट्री फोर्सेस के मेंटेनेंस के लिए, अपने सेल्फ मोटिव के लिए और अपनी होम कंट्री की इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए यूज करते थे। यानी हमारी कंट्री में जो भी इनकम जनरेट हो रही थी वो ड्रेन हो रही थी कहाँ? ब्रिटेन में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेन ट्रेड। फिर हमने डिस्कस किया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने 2 फेजेस डिस्कस किए थे। फर्स्ट वाज डिवीजन ऑफ वर्कफोर्स। तो वर्कफोर्स कहाँ का डिवाइड थी? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर में। इन तीनों सेक्टर में वर्कफोर्स का डिवीजन कैसा था? एग्रीकल्चर सेक्टर में 70 to 75% था। इसका मतलब 70 से 75% लोग कहाँ पे एंगेज थे? एग्रीकल्चर में। लाइक आई टोल्ड यू, इंडस्ट्रियल सेक्टर से यहाँ पे लोग जाने लगे क्योंकि यहाँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद होने लग गई, तो लोगों का माइग्रेशन शुरू हो गया, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में पहुंच गए। इसके साथ ही जो 10% रेशो था वो सिर्फ किसके लिए था? इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। यानी कितनी वर्कफोर्स थी? सिर्फ 10%। अब आप कंपेयर करो, एग्रीकल्चर में 70 to 75 हो, यहाँ पे 10%, और रेस्ट बची हुई 15 to 20% वर्कफोर्स जो थी वो किसमें एंगेज थी? सर्विस सेक्टर में। फिर हमने पढ़ा था रीजनल वेरिएशन शुरू हुआ। अब वो रीजनल वेरिएशन शुरू कैसे हुआ? जो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रेशर था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हम जानते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश बहुत फेमस थे। तो इन एरिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग बढ़ने लग गए, माइग्रेट होने लग गए, यहाँ से यहाँ आने लग गए। और यहाँ कौन से एरिया में जाने लग गए? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश।
सेम टाइम पे जब यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो उसी टाइम पे कहाँ पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर में, तो उसी टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी पॉपुलेशन बढ़ रही थी और एग्रीकल्चर सेक्टर जो जिन इस एरिया में थे, बॉम्बे, मद्रास, जो ये वाले एरिया थे, महाराष्ट्र, मद्रास एंड आंध्र प्रदेश, इन सब एरिया में जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़कर इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव कर रही थी, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की तरफ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री, कुछ कैपिटल इंडस्ट्री खोल दी थी जहां पे लोगों को काम मिलना शुरू हो गया था। तो इस तरह से रीजनल वेरिएशंस है कि कोई स्टेट तो खूब रिच हो गया, कोई स्टेट बहुत पुअर हो गए। लाइक इन द सेंस वी कैन से जो एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया थे वो पुअर रह गए और जो इंडस्ट्रियल बेस्ड एरिया थे वो रिच होने लगे, इंडस्ट्रियल एज वेल एज सर्विस एरिया। तो इस तरह से इन दो सेक्टर्स के डिवाइड होने की वजह से रीजनल वेरिएशन आ गए। एक जगह पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में बढ़ रही थी तो एक जगह इंडस्ट्रियल में, पर ऐसा नहीं था कि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर छोड़ करके लोग एग्रीकल्चर में जा रहे थे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की पॉपुलेशन कम हो गई, या एग्रीकल्चर छोड़ के इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ रहे थे तो एग्रीकल्चर की कम हो गई। दोनों में बराबर पॉपुलेशन एंगेज हो रही थी काम करने के लिए अकॉर्डिंग टू दी रेशियो, राइट। बट द पॉइंट वाज कि जहां पे एग्रीकल्चर था वो बैकवर्ड रह गया, जहां इंडस्ट्रियल सेटअप था वो एडवांस हो गया, इसलिए इसको हमने पढ़ा रीजनल वेरिएशन। फिर हमने पढ़ा डेमोग्राफिक फीचर, यानी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कैसी थी उस टाइम पर। तो कैसी थी पहले हमने डिस्कस किया, इसमें इस सेगमेंट में हमने 3 चीजें डिस्कस करी। तो फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कब हुई थी, 1881 में। सबसे पहले जो सेंसस काउंटिंग हुई थी, पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी 1881 में। इसके बाद हर 10 साल में सेंसस काउंटिंग होनी शुरू हो गई। फिर हमने इसमें पढ़ा था स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जब ट्रांजिशन की मैं बात करूं तो 1921 द ईयर वाज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों कहा गया ग्रेट डिवाइड, क्योंकि 1921 से पहले हम फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में थे, इसके बाद हम सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में आ गए। इससे रिलेटेड वीडियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, नहीं देखिए तो वापस देखिए डेमोग्राफिक फीचर्स क्या थे। फिर आते हैं हम लो लेवल ऑफ सोशल इंडिकेटर। लो लेवल ऑफ सोशल इंडिकेटर की बात करें तो सोशल इंडिकेटर क्या होते हैं, बर्थ, डेथ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। तो वो सारी चीजें हमने इस कैटेगरी में डिस्कस की थी। कैसी थी, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाई मोर्टेलिटी रेट, हाई पॉवर्टी, लो लिटरेसी एंड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये सारे फीचर्स भी हमने डेमोग्राफिक प्रोफाइल में पढ़े थे। फिर हमने जो प्रीवियस वीडियो पढ़ी वो लास्ट थी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ ब्रिटिशर्स का मेजर कंट्रीब्यूशन था जिसको हमने डिस्कस किया। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, रोडवेज, रेलवेज, एयर एंड वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन। एयर वाटरवेज लाइक आई टोल्ड यू, जेआरडी टाटा जिन्होंने एविएशन सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया 1932 में, यानी एयरवेज को प्लान किया, और वाटरवेज जो अनइकोनॉमिकल प्रूफ हुए एंड ब्रिटिशर्स उसको अच्छी तरह रन नहीं कर पाए। कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ सर्विसेज एंड पोस्टल सर्विसेज विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर्स। और इस पूरे चैप्टर्स के थ्रू हमने ये सीखा कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया, डिप्लीट किया, पुअर किया, बैकवर्ड किया, स्टैग्नेंट किया, ओवरऑल लो लेवल पे लाके छोड़ दिया। और फिर जब 1947 में हमें आजादी मिली, हमने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे इससे आगे बढ़ें, इस सिचुएशन को रिकवर करें, और जो पॉजिटिव काम ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए किए उनमें ध्यान में रखते हुए उसी को और एडवांस करें, उन टेक्निक को सीखें और उसको बना करके एक रास्ता अपनी कंट्री को आगे बढ़ें। और इसी की इस सोच के साथ हमारी कंट्री में 1950 में, कब 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, यानी प्लानिंग का दौर शुरू हुआ। क्योंकि इससे पहले तो सारी प्लानिंग किसने करी, ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स को भगाने के बाद हमने प्लानिंग पीरियड स्टार्ट किया, एंड दैट इज योर सेकेंड चैप्टर। So this is all about today video. I hope you all have understood. अब इससे रिलेटेड जो डेटाज हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, along with the question answer of NCERT and few important questions which are very important in terms of Indian economy. That's all for today. Bye bye.